हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में बना था, उसके बारे में डिस्कस किया था। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। तो अब जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिकों का जो शोषण होता है, उसमें उन श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, आज यही चर्चा करते हैं। असंगठित क्षेत्र को अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखो, लोग असंगठित क्षेत्र की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि संगठित क्षेत्र में उनके लिए रोजगार पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर वहाँ पर रोजगार होगा तो लोग वहाँ पर जॉब करेंगे ना, वहाँ पर जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में क्यों जाएंगे अपना शोषण करवाने? अक्सर देखा भी गया है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वे श्रमिकों का संरक्षण करने वाली विधियों के अनुपालन से बच सके। कई बार यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में भी श्रमिकों का क्या होता है, शोषण होता है। संगठित क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र किसी कार्यपत्तियों का पालन करने लगता है ताकि उसे श्रमिकों का संरक्षण करने वाली जो विधियां हैं, कानून बनाए जो गए हैं, उनका अनुपालन करने से वो बच सकें। परिणाम स्वरूप बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। उनका प्राय शोषण किया जाता है। इस रोजगार में ना तो संरक्षण है और ना ही कोई लाभ है। सन 1990 में यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। तो श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र में सुधार किया जाए। साथ ही संगठित क्षेत्र में भी सख्ताई दिखाई जाए, यानी कि पालन, जो कानून वगैरह बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन कानूनों का, उन विनियमों का अच्छे से पालन किया जाए। अब किन संरक्षण के कुछ उपाय सुझाए गए उन्हें देखते हैं। ये उपाय क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे किसान, फसल बटाईदारों और कारीगरों इत्यादि से मिलकर बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे किसान, फसल बटाईदारों और कारीगरों इत्यादि से मिलकर बनता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। तो और इनको अगर ये पर्याप्त रूप से मिल जाएंगे तो फिर इन्हें असंगठित क्षेत्र पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा है, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले इत्यादि से मिलकर बनता है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार द्वारा किया जा सकता है। हम यह भी देखते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। उनसे सामाजिक उपेक्षाएं की जाती हैं, यानी जाति के आधार पर, और साथ ही अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के आधार पर क्या किया जाता है, उनसे भेदभाव किया जाता है। तो सामाजिक रूप से तो वो पिछड़े हैं ही बेचारे, साथ ही उनके साथ रोजगार के मामले में भी ये संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। देखिए, ये तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है, रोजगार तो दे रहा है, परंतु वो सुविधा नहीं दे पाता है जो संगठित क्षेत्र के द्वारा कई बार दी जाती हैं। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र के द्वारा दी जाती हैं उतना सिक्योर रोजगार नहीं होता है उनकी परमानेंट आय नहीं होती है, कोई नियम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि उनकी सुरक्षा के लिए ये नियम कानून बनाए जाएं, इन नियम कानूनों को सख्ताई से लागू किया जाए।
स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, यानी कि अब पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक क्या होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी हक होता है सरकार का, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक वो होता है जिसमें परिसंपत्तियों पर किसका कंट्रोल होता है, सरकार का होता है, सरकार के अंडर में आती हैं चीज़ें। और रेलवे और डाकघर ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक के। दूसरा निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, ठीक है, या तो कोई एक व्यक्ति, ठीक है, या फिर व्यक्तियों का समूह इस क्षेत्र को संभालता है। तो निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। एग्जाम्पल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इनकी टिस्को, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। तो ये कुछ निजी स्वामित्व के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर क्या है। निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर क्या है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। जो निजी क्षेत्रक होगा उसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रॉफिट कमाना है बस। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। तो सरकार जो हमें सुविधा देती है उसके लिए टैक्स भी लेती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु उन्हें निजी क्षेत्र को उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होते हैं। यदि यह क्षेत्रक चीज़ों को उपलब्ध भी कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना जितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर हम जितना पैसा इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा जितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उतना तो चाहिए, साथ में उसे लगाने का भी तो पर्पज़ है उन्हें कि उन्हें मुनाफा हो। तो मुनाफा कमाने के लिए तो ऊंची कीमत वसूलेंगे ही चीज़ की, जो कि जनता के जनसाधारण के उससे बस से बाहर है। और जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, बिजली इत्यादि का निर्माण जैसी सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये सब ऐसी सुविधाएं हैं, अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर कराता है तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूलेगा लोगों से। सेकंड है कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक बिना सरकार के प्रोत्साहन के उत्पादनों को जारी नहीं रख सकते। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे अनेक इकाइयां विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। लागत का कुछ अंश सरकार भी वहन करती है। तो देखिए जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लगती हैं, अगर बिजली उन्हें बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी तो वो क्या वहीं बंद हो जाएगी बेचारी। तो जहाँ एक तरफ वो छोटे इंडस्ट्री एक रोज़गार दे रही है लोगों को, अगर वही इंडस्ट्री कुछ परेशानी के चलते, कुछ आर्थिक संकट के चलते बंद हो जाती है तो बड़े पैमाने पर क्या ख़त्म होगा, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, इन लोगों की हेल्प करती है इसमें। जब ये बिजली जैसे जो कार्य होते हैं अपने हाथों में रखती है सरकार, ठीक है, ताकि उचित कीमत पर, उचित लागत पर सभी को बिजली प्रोवाइड की जा सके। तीसरा है भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने देखा होगा कि राशन की दुकानों पे कितना सस्ता अनाज मिलता है, चावल मिलता है, तेल मिलता है। तो वो इसीलिए मिलता है ताकि जो बहुत गरीब, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनको सस्ते दामों पर राशन मिल सके। फोर्थ है अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जिसका भार सिर्फ और सिर्फ सरकार ही उठा सकती है और सरकार ही उठाती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर इन क्षेत्रों में दखलंदाजी करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी और लोग क्या रह जाएंगे, उसे अछूते रह जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स की कितनी ज़्यादा फीस होती नहीं होती है। गरीब लोगों के तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते उन प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है।
तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं सरकार की जिम्मेदारी होती है उपलब्ध कराना। 5th पॉइंट है, सरकार को भी मानवीय विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये फील्ड किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। और सरकार जो है जन कल्याण को देखते हुए उचित कीमत लगाती है जिसे लोग अदा कर सकें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।